इसके बाद हमने करंट की आरएमएस वैल्यू निकाली हुई थी, जिसे आपको याद होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और इसका फॉर्मूला आया था आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। अगर हम इसी से ईएमएफ निकालें, या आप यूं समझ लें दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करवा दें रेसिस्टेंस से, तो क्या मिलेगा आप देखें, आई आर एम एस इंटू आर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर अपॉन अंडर रूट 2। आई इंटू आर क्या होता है? वोल्टेज। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इंटू आर वोल्टेज, तो इसकी जगह पर हम EMF लिख सकते हैं। और ये कौन सा EMF होगा? RMS। तो ERMS, और ये भी I इंटू आर है, करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो ये भी EMF है। और ये कौन सा EMF है? मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2। तो अगर हम करंट की RMS वैल्यू निकालते हैं तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर आती है। अगर इसे भी आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे 1 अपॉन अंडर रूट 2 की जगह 1.414 लिख दीजिए, फिर 1 अपॉन 1.414 को कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू आपको मिलती है 0.707 आई नॉट। मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका 70% ही केवल आरएमएस वैल्यू होती है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी है अल्टरनेटिंग करंट की 10 एम्पियर, तो उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो केवल 7 एम्पियर ही आएगी। समझ आ रहा है आपको? केवल 70% ही आपको ये मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आई नॉट में इतने का गुणा करेंगे तो आपको आई आर एम एस मिल जाया करेगा, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन आप यही याद कर लो, ये ज़्यादा इजी है। तो हमने देखा आई आर एम एस, और आपको याद होगा बेटा इसके भी हमने 2-3 नाम रखे थे। आई आर एम एस का एक नाम होता था प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि आई क्या चीज़ है? करंट, धारा है ना, और ये कौन सी वाली धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। तो आई आर एम एस को क्या बोला जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और क्या बोला जाएगा? आई आर एम एस को प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान भी कहा गया था, इफेक्टिव वैल्यू। तो हम चाहें तो इसे आई ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आपको ये भी याद होगा कि इसे हमने प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान भी बोला था, इसलिए हम इसको आई वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान। तो इनमें से कोई सा भी नाम आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और अब हमको भी पता लग रहा है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू की 0.707 टाइम्स होती है, इतने गुनी उस आपको मिलेगी वो। जैसे अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप इसे। ये टाइम के साथ आपने ग्राफ बनाया इसका, इधर की तरफ हम लेते हैं पॉजिटिव करंट और इधर की तरफ हम लेते हैं नेगेटिव करंट। ये अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन पे और इधर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो ये उसका ग्राफ बनेगा ऐसे। इस तरह का उसका ग्राफ आता है। अब ये वाली वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू है पीक वैल्यू आई नॉट, और ऐसे ही दूसरी साइड में इधर माइनस आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, इतनी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू 0, और दूसरी साइड में मैक्सिमम माइनस आई नॉट। लेकिन आपका जो आप देख रहे हैं आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू आई नॉट की 0.707 है। मीन्स
अगर आई नॉट इसका है 10 एम्पियर, मान लिया हमने कि प्रत्यावर्ती धारा में मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है, तो फिर इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो आप जैसे ही 10 यहां लिखेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कितनी मिलेगी? ये मिलेगी आपको 7 एम्पियर, 7.07। तो 7 एम्पियर आप कह सकते हो। वो कहां पर होगी? ये 10 एम्पियर की वैल्यू है इतनी, तो 7 एम्पियर इससे ऊपर बनाए कि इससे नीचे बनाए? नीचे बनाना चाहिए, आधे से थोड़ा ऊपर। अगर यहां पर हाफ है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। यहां पर क्या होगा? यहां पर है IRMS, इफेक्टिव वैल्यू। ये इफेक्टिव वैल्यू है। तो ये वाली जो करंट आप देख रहे हैं, ये वाली करंट RMS वैल्यू है, और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये अल्टरनेटिंग करंट इफेक्टिव वैल्यू इसको क्यों बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू इसलिए बेटा बोलते हैं इसको, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आपकी, जैसे हमने किसी सर्किट में एक पंखा हमने चलाया, एक तरफ हमने प्रत्यावर्ती धारा लगाई, एक तरफ हमने दिष्ट धारा लगाई, AC और DC दोनों आपको मालूम है। तो एक पंखे में हमने AC करंट भेजी, एक पंखे में हमने DC करंट भेजी। DC करंट जब जाती है तो पंखे को कैसे चलाती है? वो पंखे को चलाना शुरू करती है, तो वो पंखे को बस चलाना शुरू करती है तो चलता ही रहता है पंखा, क्योंकि DC ना तो अपनी डायरेक्शन बदलती है और ना ही तो अपना परिमाण बदलती है। तो एक बार पंखे को घुमाना स्टार्ट करेगी, उसी स्पीड में पंखे को घुमाती रहेगी, उसी एनर्जी से उसको घुमाती रहेगी। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है आप देखें, ये जब पंखे को घुमाना स्टार्ट करेगी तो कभी तो पंखा रुका हुआ है स्टार्टिंग में, एकदम से पंखा तेज होगा, फिर धीमा होगा, फिर तेज होगा, फिर धीमा होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का नेचर है 0 से एकदम अधिकतम हो जाना, अधिकतम से फिर 0 हो जाना, 0 से फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम होना, मैक्सिमम से फिर 0। ये अल्टरनेटिंग करंट का नेचर है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट हम भेजते हैं तो वो पंखे को कैसे घुमाती है? उसको कभी एकदम तेज करती है, कभी धीमा करती है, कभी 0 हो जाती है, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम करती है। तो उससे पंखा एक स्पीड में ऐसे नहीं चलता। लेकिन ये काम होता कितनी जल्दी जल्दी है? तो आंसर है 1 सेकंड में 50 चक्कर। इसलिए लगभग वो एक जैसा ही हमको चलता दिखाई देता। अब आप सोचेंगे कि अगर दूसरी दिशा में जाती है करंट, तो फिर पंखा हमारा एक बार ऐसे घूमे, दोबारा में ऐसा घूमना चाहिए। लेकिन ये 1 सेकंड में परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे हैं, इसलिए उल्टा पंखा नहीं घूमता, वो एक जैसे ही घूमता रहता है। जब कोई काम बहुत स्पीड में होता है तो उसको वो लगभग कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, लगभग लगातार ही होता है, तो पंखे को वो घुमाता है। अब DC भी पंखे को घुमा रही है, AC भी पंखे को घुमा रही है। हमने क्या देखा कि जो DC है वो 1 मिनट में पंखे को घुमाती है, 10 बार घुमाती है, 10 चक्कर घुमाती है। मान लिया कि DC पंखे को 1 मिनट में 10 चक्कर ऐसे घुमाती है। तो हमने क्या देखा, AC भी भले कभी धीमा चलती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन धीमा तेज सब कुछ होते हुए AC भी पंखे को 1 मिनट में 10 बार ही घुमाती है। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आपको? DC ने 1 मिनट में पंखा कितनी बार घुमाया? 10 बार। AC का नेचर थोड़ा सा इसको देख के अजीब लगता है, क्योंकि कभी ये तेज घुमाएगी, कभी धीमा घुमाएगी, लेकिन हमने देखा कि AC भी 1 मिनट में पंखे को 10 बार ही घुमाती है। तो वो वाली करंट की वैल्यू, AC की वो वाली वैल्यू को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि इसका प्रभाव सेम वैसा ही है जैसा DC का इफेक्ट है। तो सेम DC वाला इफेक्ट ही ये AC दे रही है हमको, इसलिए हमने RMS वैल्यू का एक दूसरा नाम भी रखा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये वाली करंट सेम उतना ही इफेक्ट देती है। देखिए यहां पर IM भी है, मीन वैल्यू भी है, लेकिन मीन वैल्यू वाली करंट DC जैसा इफेक्ट नहीं देती।
अगर डीसी 1 मिनट में 10 बार घुमाती है तो मीन वैल्यू वाली करंट 1 मिनट में 10 बार नहीं घुमाती, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा मान, अब हमारे पास करंट के 3 मान हैं, एक माध्य मान IM, एक अधिकतम मान I0 और एक RMS मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तीन करंट की वैल्यू है, I0, IM, IRMS। इन तीनों में कौन है जो डीसी जैसा इफेक्ट देता है आपको, वो IRMS ही देती है। और यही रीजन है कि हमने उसका नाम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रखा हुआ है। कुछ बात समझ आई आपको? ये चीज तो ये डीसी जैसा इफेक्ट आपको देगी ना। सर्किट में ना आपको इसका इफेक्ट मिलेगा, सर्किट में ना ही तो 0 आपको मिलेगा, सर्किट में इस IRMS का इफेक्ट आपको मिलता है पूरी तरह, पूरी टाइम। ये उतना ही इफेक्ट दिखाती है जितना एक डीसी दिखा सकती है, इसीलिए इसका नाम हमने IRMS रखा हुआ है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, जैसे मैं आपको बताऊं पहले कि हमारे जो सर्किट होते हैं हमारे घरों में, क्या आपको मालूम है हमारे घरों में पावर हाउस से अल्टरनेटिंग करंट आती है कि डीसी आती है, डायरेक्ट करंट आती है? ये एसी आती है कि डीसी आती है? एसी आती है। पावर हाउस से हमारे घरों में जो भी करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट आती है, डायरेक्ट करंट नहीं। डायरेक्ट करंट आपको बैटरी से मिलती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो हम बोलते हैं, जो हम उसको कोट करते हैं मतलब बताते हैं, कहते हैं। कैसे? हम बोलते हैं कि हमारे घर में करंट आती है एसी 220 वोल्ट पर, ऐसा बोला जाता है कि 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है हमारे घरों में। तो जो बोलते हैं हम 220 वोल्ट, अब बात ये आती है कि हमारे पास ईएमएफ के भी अब तीन वैल्यूज हैं। एक मीन ईएमएफ 2E0 अपॉन पाई प्लस माइनस 2E0 अपॉन पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए प्लस 2E0 अपॉन पाई और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस 2E0 अपॉन पाई। तो ईएमएफ की एक वैल्यू तो ईएम हो गई, मीन वैल्यू। ईएमएफ की दूसरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू E0 और ईएमएफ की तीसरी वैल्यू IRMS। तो बात ये आती है कि अगर हमारे घर में 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है तो वो 220 वोल्ट कौन है? क्या वो ईएम है? क्या वो विद्युत वाहक बल की मीन वैल्यू है? क्या वो विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है 220 वोल्ट? क्या ये विद्युत वाहक बल की RMS वैल्यू है 220 वोल्ट जो हम बोलते रहते हैं? आपने देखा होगा, आपको इंस्ट्रूमेंट अपने घर में खरीद के लाइए, कोई डिवाइस कोई एप्लियंस खरीद के लाइए इलेक्ट्रिकल, आप देखते हैं उसमें भी लिखा होता है। आप LED बल्ब खरीद के लाते हैं, उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट, 9 वॉट, 15 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। तो ये 220 वोल्ट जो हमको बताते हैं, ये वोल्टेज में कौन सा मान है? क्या ये प्रत्यावर्ती धारा का माध्य वोल्टेज है? क्या ये प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम वोल्टेज है 220 वोल्ट, या ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वोल्टेज है? तो आंसर है कि ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वोल्टेज है। तो आगे के लिए हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हमें अल्टरनेटिंग करंट में जो भी बताया जाता है, अगर हमको कहा जाए कि हमारे इस प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में 7 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो ये 7 एम्पियर करंट की कौन सी वैल्यू है? करंट की तीन वैल्यूज हमारे पास हैं, ये 7 एम्पियर कौन सा है? क्या ये करंट की मीन वैल्यू है? क्या ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है? या ये करंट की RMS वैल्यू है? तो आंसर है ये करंट की RMS वैल्यू है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे घर में प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज सप्लाई होती है 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पर, तो ये वोल्टेज का कौन सा मान है? क्या ये माध्य मान है, या ये अधिकतम मान है, या ये RMS वैल्यू है? तो आंसर है RMS वैल्यू है। तो अब ये चीज याद रहेगी आपको कि जो भी हम बोलते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज 220 वोल्ट पे सप्लाई होता है, तो ये वोल्टेज का मीन और
मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में मेनली बोला जाएगा कि इस प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में वोल्टेज का अधिकतम मान है इतना, तो आप उसे V नॉट से लिखोगे। अगर बोला जाएगा इस प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में पहले आधे चक्कर, धनात्मक आधे चक्र के लिए औसत मान है इतना, तो आप उसे IM लिखोगे। लेकिन अगर कुछ बोला नहीं जा रहा, सीधे बताया जा रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जोड़ते हैं, तो ये 220 वोल्ट फिर क्या लिख दिया जाएगा? RMS लिख दिया जाएगा, VRMS या ERMS, दोनों एक ही चीज है। ये बात समझ आ गई अब आपको? ठीक है, तो हम यहां पर इसके बारे में एक बात नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? कि हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है, तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS मान होता है। हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज सप्लाई होती है, अतः यह 220 वोल्ट या 220 वोल्ट AC परिपथों में विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो ये चीज आप सभी को बहुत याद रखना है कि हमारे घरों में हम जितनी भी करंट कोई बोलेगा, अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, सिर्फ ये बोल दिया गया कि हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की सप्लाई होती है, तो ये विद्युत वाहक बल का फिर RMS मान है। ऐसे ही करंट के बारे में बताया जाए कि 10 एम्पियर सप्लाई हो रही है AC सर्किट में, तो ये 10 एम्पियर करंट का RMS मान है। इसके बाद अब इसमें जैसे विद्युत वाहक बल का ये RMS वैल्यू है, ERMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब ये तो एक चीज हम सीख गए कि हमारे घरों में वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट पर हो रही है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अगर 220 वोल्ट विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान है, जो हमारे घर में सप्लाई होता है वर्ग माध्य मूल मान, तो हमारे घर में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती होगी? क्योंकि ये तो ये तो RMS वैल्यू है, तो हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई होती है मैक्सिमम कितना सप्लाई होता होगा? ये तो RMS मान है, इफेक्टिव वैल्यू है। मैक्सिमम सप्लाई कितनी होती है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कहां से? फॉर्मूले से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ERMS का, E नॉट अपॉन √2 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। देन E नॉट इज इक्वल टू, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 220 इंटू √2 आएगा, इतने वोल्ट। और इस तरह से E नॉट विल बी 220 इंटू √2 की जगह पर 1.4 आप यूज करेंगे, 1.414 वैल्यू होती है √2 की। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी वो 311 वोल्ट आती है। ठीक है, तो फिर से एक बार, हमारे घरों में जो 220 वोल्ट सप्लाई होता है, ये 220 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कौन सा मान है? RMS मान है। तो हमारे घरों में वोल्टेज की मैक्सिमम कितनी वैल्यू आती है? फिर मैक्सिमम 311, मैक्सिमम 311, इधर दूसरी दिशा में भी -311 तक। ठीक है, तो 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है, लेकिन हमारे घर में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो महत्तम मान होता है वो 311 वोल्ट होता है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप ध्यान से समझें। हमने आपको दो जगह पर हमने ऐसे दो टर्मिनल लगाए हैं। एक जगह हमने लगाया है 220 वोल्ट की डीसी और एक दूसरी जगह हमने लगाई है सप्लाई। ये दो टर्मिनल्स लगाए हैं जहां पर हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई कर रहे हैं। एक जगह पर हमने दो टर्मिनल्स लगाए 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई कर रहे हैं दिष्ट धारा, और दूसरी जगह 220 वोल्ट की एसी सप्लाई कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप जब इसके टर्मिनल्स को हाथ लगाओगे और इसके टर्मिनल को हाथ लगाओगे, कौन सा वोल्टेज ज्यादा तेज हिट करेगा, ज्यादा झटका देगा आपको? किससे झटका करंट का ज्यादा लगेगा आपको? एसी से लगेगा ज्यादा शॉक की डीसी से लगेगा? डीसी से, एसी से। क्यों? तो ये 311 से जीरो भी तो होता है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया है कि 220 वोल्ट की एसी हमको ज्यादा शॉक देती है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्यों? क्योंकि 220, अगर मैं पूछूं कि 220 वोल्ट की डीसी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 220 वोल्ट डीसी की मैक्सिमम वैल्यू, आंसर है 220 वोल्ट। लेकिन 220 वोल्ट एसी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 311 वोल्ट। तो 220 वोल्ट आपको ज्यादा तेज हिट करेगा या 311 वोल्ट ज्यादा तेज हिट करेगा? आंसर है 311 वोल्ट आपको ज्यादा तेजी से हिट करता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, डीसी की अपेक्षा एसी एसी बहुत खतरनाक है। कहने को कितनी आती रहती है 220, लेकिन मैक्सिमम कितनी तक जाती है? 311। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि हमको बताया गया 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, तो हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो 220 वोल्ट पे चल सकता है। अब जैसे ही लगाया, करंट सप्लाई दी, वो करंट तो 311 पहुंच गई उस पर। तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? एप्लायंस क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो मैक्सिमम कितने तक काम कर सकता था और उसकी वैल्यू कितनी पहुंच गई? 311। तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। इसलिए आप याद रखें, 220 वोल्ट एसी का महत्तम मान 311 वोल्ट तक होता है। इसलिए 220 वोल्ट की एसी 220 वोल्ट की डीसी की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है हमने, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 311 वोल्ट तक होता है। यही कारण है कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? अच्छा, तो अब हम इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर हमको देखना है। देखिए इसके बारे में, आपको याद है सभी को कि हमने जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की हमने एक ग्राफ बनाई है विद्युत वाहक बल की, वो ग्राफ आप सबको याद है इस तरीके की आती है। यहाँ पर इस तरफ हम पॉजिटिव ई ले रहे हैं, इस तरफ नेगेटिव ई। ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है एक डायरेक्शन में, और ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है दूसरी डायरेक्शन पे। यहाँ विद्युत वाहक बल 0 रहता है। यहाँ पर टाइम भी 0 है। यहाँ पर जो टाइम है वो T/4, यहाँ 2T/4 मीन्स T/2, और ये वाला जो टाइम है ये 3T/4 है, और ये वाला जो टाइम है पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हम इस ग्राफ में क्या देखते हैं, T = 0 पर, 0 टाइम पर विद्युत वाहक बल 0 है, T/4 टाइम पर विद्युत वाहक बल मैक्सिमम, T/2 टाइम पर फिर 0, 3T/4 टाइम पर मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन -E0, और T टाइम पर फिर से कैसा हो गया 0। तो ये किस तरीके से बदलता है देखो,
ये ऐसे बदलता है। पहले कैसा था, जीरो, जीरो से फिर क्या हुआ प्लस ई नॉट, फिर क्या हुआ जीरो, फिर माइनस ई नॉट, जीरो प्लस ई नॉट, जीरो माइनस ई नॉट, जीरो प्लस ई नॉट, जीरो माइनस ई नॉट। ये विद्युत वाहक बल इस तरीके से बदलते रहता है। और इसकी इक्वेशन भी आपने देखी है कि इसकी जो हमने इक्वेशन बनाई है दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें ये टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में कितना एंगुलर ये कोणीय घूम जाता है कोण से, वो ओमेगा, ई किसी समय टी पर विद्युत वाहक बल का मान। तो हमने इसमें विद्युत वाहक बल जो देखा करते हैं कि हमेशा जीरो प्लस ई नॉट, जीरो माइनस ई नॉट, जीरो प्लस ई नॉट, यही चेंज होता रहता है इस पे। हम चाहें तो इसकी कंपेयर कर सकते हैं जो आपने क्लास 11th में एक चीज स्टडी की थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है कुछ आपको, सरल आवर्त गति, उसकी कंपेयर हम वहां से कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा गौर से देखिएगा, वो आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा बढ़िया। यहां पर हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के ये हमने दो डायमीटर बनाए। एक पार्टिकल सरल आवर्त गति में जब हमने बताया कि एक पार्टिकल ऐसा चल रहा है, कौन से मार्ग में चल रहा है, ये वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है। अभी ये यहां पर है तो इससे यहां पर डाले गए लंब का फुट यहां पर है। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल चलकर यहां पर आ जाएगा। मान लिया कि इसका कोणीय वेग ओमेगा है और ये टी समय के बाद यहां से यहां चलकर आ जाएगा। तो अगर टी समय के बाद ये चलकर यहां से यहां जाएगा तो यहां कुछ एंगल बनेगा। उस एंगल को हम कैसे सॉल्व करते थे, ओमेगा टी, याद आया। और उस समय इस पार्टिकल से अगर हम डायमीटर पर लंब डालें, व्यास पर लंब डालें, तो वो लंब यहां पर आता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, तो आंसर है ये प्रदर्शित करता था किसी समय टी पर कण का साम्य स्थिति से विस्थापन। याद आया आपको। थोड़ा सा यहां पर फिर एक बार ध्यान से देखें, ई क्या चीज है बता सकते हैं, किसी समय टी पर विद्युत वाहक बल, और यहां पर ये डिस्टेंस क्या प्रदर्शित करती है, किसी समय टी पर विस्थापन। तो अब हम इसको ई मान लेते हैं, किसी समय टी पर विद्युत वाहक बल। उसमें क्या होता था, किसी समय टी पर विस्थापन, यहां किसी समय टी पर विद्युत वाहक बल। ये क्या चीज होती है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये पार्टिकल जब यहां था तो इसके द्वारा व्यास पर डाला गया लंब यहीं पर आया, तो विद्युत वाहक बल कितना था उस समय, यहीं पर था, जीरो। जब ये पार्टिकल चल के यहां पर आया, इतना लंब आ गया तो इतना विद्युत वाहक बल आ गया। जब ये पार्टिकल यहां पर आ गया तो इतना विद्युत वाहक बल। ऐसा विद्युत वाहक बल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अधिकतम कहां तक जा सकता है, अधिकतम यहीं तक तो जा सकता है। इसका मतलब है ये विद्युत वाहक बल का कौन सा मान होगा, अधिकतम मान। इससे ऊपर तो पार्टिकल नहीं जा सकता ना, तो ये विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। इसका मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो अधिकतम मान को प्रदर्शित करेगी। आप देखो ना, ये त्रिज्या ही तो होगी यहां से यहां तक, ये विद्युत वाहक बल के कौन से मान को प्रदर्शित करेगी, अधिकतम मान को। तो ये क्या चीज है, ये भी तो बेटा रेडियस ही है, तो ये भी विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान को प्रदर्शित करती है। तो इस फिगर में ये क्या प्रदर्शित करता है, किसी समय टी पर विद्युत वाहक बल का मान। ई नॉट क्या प्रदर्शित करता है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। अब ये पार्टिकल घूम के जब यहां पर आएगा, फिर आप ऐसा लंब डालोगे, अब विद्युत वाहक बल क्या होने लगेगा, घटना शुरू हो जाएगा। पहले विद्युत वाहक बल जीरो से जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा था, उससे जब आप लंब डालते तो ये लंब ऊपर, लंब का फुट ऊपर बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, तो विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन पार्टिकल जब घूम के यहां पर आ जाएगा, फिर आप लंब डालोगे तो ये लंब यहां पर आएगा। इसका मतलब अब कितना विद्युत वाहक बल बचेगा, बस इतना बचेगा। जब ये पार्टिकल घूम के यहां पर आ जाएगा, फिर विद्युत वाहक बल की वैल्यू जीरो।
यहां पर आ जाएंगे। अब विद्युत वाहक बल की वैल्यू का क्या होगा, ये फुट यहां डाला जाएगा और विद्युत वाहक बल इतना आ जाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। फिर पार्टिकल जब यहां पर आ जाएंगे तो विद्युत वाहक बल का कितना मान मिलेगा आपको, अधिकतम मिलेगा। यहां पर विद्युत वाहक बल की अधिकतम वैल्यू मिली कितनी, प्लस ई नॉट। यहां पर भी विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान मिला माइनस ई नॉट। यहां विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी मिली, 0। यहां विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी मिली, 0। और जैसे जैसे आगे फिर बढ़ते जाएंगे, यहां पर आ गए, फिर एक लंब डाला। अब विद्युत वाहक बल पहले से फिर कैसा हो गया, इतना हो गया था, फिर कम हो गया, विद्युत वाहक बल फिर कम होने लगा। और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से विद्युत वाहक बल देखो कैसे बढ़ रहा है। जब पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है तो पहले 0 है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम, फिर 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, ऐसे। वही नेचर है कि नहीं इसका भी। तो उसके जैसा नेचर किसका है, जो पार्टिकल यहां वृत्त में घूम रहा है या जो पॉइंट ऐसे ऐसे चल रहा है, किसका नेचर उसके जैसा है, जो पार्टिकल सर्कुलर पथ पर घूमता है या जो पॉइंट इस पे ऐसा चल रहा है। तो आंसर है जो पॉइंट इस पर ऐसा चलता है उसका नेचर ऐसा है। तो अब हम इसके नेचर को गौर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके नेचर को गौर करेंगे। ये जो पॉइंट ऐसे चल रहा है उसमें कैसे मूवमेंट होता था, 0 प्लस ई नॉट, 0 माइनस ई नॉट, फिर 0। इसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है, 0 प्लस ई नॉट, 0 माइनस ई नॉट, 0। सेम वही चीज आ गई। इसमें ये जो ओमेगा टी आप देख रहे हैं एंगल, ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा तो टी समय के बाद इसका जो एंगुलर ये कोण होगा वो ओमेगा टी बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस ओमेगा टी को आपको मैं बताऊं, इस ओमेगा टी को हम बोलते हैं करंट का फेज या वोल्टेज का फेज, जिसका भी है। हमने ये इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम आपको बताएं कि यहां पर आप जो ओमेगा टी देख रहे हो फिगर में, ये आपको किसकी तरह दिखता है, कोण की तरह। तो ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा टी ई का किसी समय टी पर क्या चीज है, कला है। कला, कला को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेज है ये उसका। तो आप याद रखें हमेशा कि इस इक्वेशन में ओमेगा टी क्या होता है। तो आंसर है इस इक्वेशन में ओमेगा टी विद्युत वाहक बल का किसी समय टी पर फेज है उसका। और इस फिगर में ओमेगा टी किसकी तरह हमको दिख रहा है, एक एंगल की तरह दिख रहा है। समझ आया आपको? अच्छा, अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। तो बताएं यहां पर है अगर तो विद्युत वाहक बल कितना, 0। पार्टिकल चलते चलते यहां पर आ गया विद्युत वाहक बल प्लस ई नॉट। पार्टिकल यहां पर आ गया विद्युत वाहक बल 0, फिर यहां पर आ गया माइनस ई नॉट, यहां पर आ गया प्लस ई नॉट। एक लैंग्वेज आपको समझ, 0 सॉरी, एक लैंग्वेज समझ आ गई। अब ये चीज हमको यहां कहां मिलती है, यहां विद्युत वाहक बल 0, विद्युत वाहक बल प्लस ई नॉट, विद्युत वाहक बल 0, विद्युत वाहक बल माइनस ई नॉट, यहां पर फिर से विद्युत वाहक बल 0। अब थोड़ा जरा टाइम के बारे में बात करिए। ऐसा पूरा एक चक्कर लगाएंगे हम यहां पे। जब यहां से चलना शुरू किए, यहां पर पहुंचे, कितना टाइम बीत गया, पूरा टाइम लगता है कैपिटल टी। तो जब यहां से यहां तक पहुंचे कितना टाइम बीत गया, T/4, चौथाई टाइम ही तो बीता। तो टाइम कितना गुजर गया, T/4। यहां पहुंचे तो टाइम कितना गुजर गया, T/2। यहां पर टाइम ये 3T/4 और यहां पर फिर से टाइम T पर आ गए हम लोग। समझ आया? अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 0 टाइम पर विद्युत वाहक बल का मान,
0 टाइम पर विद्युत वाहक बल 0 शुरू यहीं से हुआ था, तो 0 टाइम पर विद्युत वाहक बल कितना 0। T/4 टाइम पर EMF प्लस E नॉट, T/2 टाइम पर EMF अगेन 0, 3T/4 पर EMF माइनस E नॉट, T पर EMF 0। क्या वो भी ऐसा शो करता है? देख लो, 0 टाइम पर EMF 0, T/4 टाइम पर EMF प्लस E नॉट, उसमें देखो T/2 टाइम पर EMF फिर से 0, 3T/4 टाइम पर EMF माइनस E नॉट और T टाइम पर EMF फिर से 0। ये दूसरी लैंग्वेज हुई EMF को बताने की हमारी। और देखिए ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं? यहां पर कला बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अगर विद्युत वाहक बल को देख रहे हैं तो विद्युत वाहक बल की कला है, करंट की इक्वेशन बनाते तो वो करंट की कला होती। फिलहाल यहां हम ईएमएफ को चेक कर रहे हैं तो ईएमएफ की कला है ये। अब जब पार्टिकल यहां पर होता, अगर ये पार्टिकल यहां के बजाय यहां पर होता तो ओमेगा टी कितना होता? ओमेगा टी कितना होता बताओ? अभी ये पार्टिकल यहां पर है तो ये इतना एंगल ओमेगा टी का बनता है, ओमेगा टी। अगर ये पार्टिकल यहां पर होता तो ये लाइन ऐसे नहीं होती यहां, फिर दोनों के बीच का कितना कोण बनता? 0। तो अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसका फेज कितना है? 0। अगर ये पार्टिकल चलते 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 यहां पर यहां आया तो फेज कितना? ओमेगा टी। चलते चलते यहां आ जाएगा तो फेज कितना? 90 डिग्री, π/2। ये बात आपको समझ आई कुछ? भाई अभी यहां पर है तो ये एंगल कितना? ओमेगा टी। फिर ये चलते चलते यहां पर आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस पॉइंट का फेज कितना? π/2। और ये चलते चलते फिर हम यहां पर चले जाएंगे, अब फेज कितना? अब फेज पाई। यहां पर आ जाएंगे, अब फेज कितना? 3π/2, ठीक है। और फिर यहां पर आ जाएंगे तो अब फेज कितना? 2π। समझ आया? अब हम आपसे पूछेंगे फेज की लैंग्वेज में कि बताओ 0 फेज पर विद्युत वाहक बल कितना है? 0। π/2 फेज पर विद्युत वाहक बल प्लस E नॉट, पाई फेज पर 0, 3π/2 फेज पर माइनस E नॉट और 2π फेज पर 0। तो अब फेज के पदों में भी आपको बताना आ गया। ऐसे फिर यहां पर देखो, यहां 2π, यहां 2π के बाद हाफ पाई और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2.5π, 2.5π। समझ आया आपको? भाई 2π यहां तक आया कि नहीं आया? अब उसमें आधा और बढ़ाएंगे तो 2.5π। फिर यहां कितना आएगा? 3, यहां 3.5, फिर यहां कितना? 4। तो अगर आपको पाई के साथ कोई सम गुणक मिल रहा है तो आप यहां पर होंगे। 2π, 4π, 6π, 8π, 10π ऐसे। लेकिन अगर पाई के साथ विषम गुणक मिल रहा है तो आप यहां पर होंगे, और सम गुणक के साथ 0.5 मिल रहा है तो यहां पर होंगे। 2.5, 4.5, 6.5 और विषम गुणक के साथ 0.5 मिल रहा है तो आप यहां पर होंगे। अब आप मुझे बताएं कि 22.5 पाई पर ईएमएफ की वैल्यू, 22.5 सम के साथ 0.5, सम के साथ 0.5 प्लस E नॉट। अब हमने इतना बड़ा फेज आपसे पूछा लेकिन आप बता सकते हो। अब आप बताएं 55.5 पाई पे ईएमएफ कितना होगा? 55 विषम है और विषम के साथ 0.5 लगाया हमने यहां पर माइनस E नॉट। हमने आपसे पूछा 100 पाई पर ईएमएफ की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, क्योंकि 100 सम संख्या है और सम यहां पर आएगी 0 होगी। हमने पूछा 301 पाई पर ईएमएफ बताओ। 301 सम है कि विषम? विषम, यहां पर आ जाएगा। उस पर ईएमएफ बताओ 0। तो अब आप ये लैंग्वेज समझ रहे हो?
किसी भी टाइम पर देखो हमने कितने तरीके से ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया। एक तो बताया विद्युत वाहक बल के हिसाब से, यहां विद्युत वाहक बल कितना, हाँ इस फिगर में फेज कहां पर है, यहां पर कितना फेज 0, यहां पर कितना फेज प्लस ई नॉट पर फेज कितना होगा बताओ, प्लस ई नॉट पर फेज π/2। फिर 0 आया तो फेज कितना पाई, फिर माइनस ई नॉट पर फेज 3π/2 और 0 पर फेज 2π। तो इस तरह से हम ईएमएफ को किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में ईएमएफ को हम इतनी लैंग्वेजेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितनी लैंग्वेजेस में, एक ईएमएफ की लैंग्वेज बता रहे हैं हम, देखो आपको एक हम टाइम की लैंग्वेज भी आपको बता रहे हैं और एक फेज की लैंग्वेज बता रहे हैं हम आपको। अब आई होप कि आपको सब कुछ बताना आ चुका होगा अब तो, ठीक है। ये टाइम 0, यहां टाइम 0.25, यहां पर टाइम 0.5, यहां पर टाइम 0.75, यहां पर फिर से 1 पूरा एक टाइम आ गया, एक टाइम पीरियड उसका आ गया। तो टाइम के अकॉर्डिंग, फेज के अकॉर्डिंग और विद्युत वाहक बल के अकॉर्डिंग आपको ये सब इससे बताना आ जाता है। और एक चीज देखो, क्या इक्वेशन आती है इससे, ध्यान से देखिए, यहां से हम इस पर ऐसा लंब डाल देते हैं, तो अगर ये वैल्यू किसी समय t पर विद्युत वाहक बल की है तो बेटा ये भी तो E के बराबर आएगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब अगर यहां पर आप एक फॉर्मूला लगाओ, साइन ओमेगा टी, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, E अपॉन E नॉट, तो E इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के लाए हैं और यहां पर जो एक्सप्रेशन निकाला था वो हमने इसका पूरा अल्टरनेटिंग करंट के लिए जनरेटर चला के पूरा हमने वो निकाला था, कैलकुलेशन से लाए थे। तो कैलकुलेशन और मैथमेटिकली ये जो हमारा पोर्शन है ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तो हम उसकी कंपेयर इससे करवा सकते हैं। लेकिन हमने जब विद्युत वाहक बल के बारे में बात की तो हम 3 भाषाएं यूज कर रहे हैं। एक हम डायरेक्ट विद्युत वाहक बल की भाषा यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं टाइम की लैंग्वेज और एक हम यूज करते हैं फेज की लैंग्वेज। इन सब में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज हमको समझ में आती है, सबसे ज्यादा हमको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो फेज की लैंग्वेज समझ में आती है। आपको भी शायद यही लैंग्वेज सबसे ज्यादा समझ आती है, क्योंकि मैंने बोला फेज π/2 है, उसका एक क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में है कि π/2 फेज है तो ऊपर होगा और ईएमएफ कितना होगा प्लस ई नॉट। हम आपको टाइम बताते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर हम आपको टाइम बताएंगे, हालांकि अब उसका पिक्चर भी बड़ा क्लियर है, यहां 0, यहां 0.25, 0.5, 0.75, 0। अब मैंने कभी आपसे पूछ लिया बताओ 10.5 सेकेंड पर 10.5 में कहां पर होगा, अगर 1 सेकेंड उसका पूरा टाइम पीरियड है तो 10.5 पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.5 कहां पर आएगा, यहां, तो 10.5 पर यहां पर 0 वैल्यू आएगी उसकी। यहां 0.75 लगा होगा यहां आएगी, 0.25 लगा होगा यहां पर आएगी, 0 होगा तो यहां पर। तो हालांकि वो भी क्लियर है, लेकिन जितना फेज हमारे माइंड में क्लियर है उतना दूसरे लैंग्वेजेस में थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा अधिकतर कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे, फेज की लैंग्वेज में बात करेंगे। इसीलिए हमने आर्टिकल बनाया है फेज डिफरेंस। ये आपको कुछ समझ आया? अच्छा, अब फेज की भाषा में हम बात करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी सर्किट हैं, हम उनमें एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं। जैसे ये तो हमने किसकी बात की अभी आपके सामने, विद्युत वाहक बल की। अगर हम करंट की भी बात करें तो बेटा आपको यही मालूम है, करंट की भी बात करें तो उसका ग्राफ भी तो ऐसा ही आता है। जो चीजें इसमें है वही सब इसमें भी है।
बस विद्युत वाहक बल की बजाय क्या आ जाएगी, करंट। तो अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं, प्लस आई, इधर माइनस आई, ये प्लस आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, यहां पर टाइम 0, यहां पर t/4, यहां t/2, यहां 3t/4 और यहां पर t। फेज यहां पर 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π। तो अगर मैं करंट के लिए भी बना के आपको दिखाऊं, इक्वेशन भी उसकी वही, I नॉट साइन ओमेगा टी, सेम सब कुछ। लेकिन किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल और करंट का सारा कुछ सेम होने के बावजूद भी, सारा कुछ सेम होना, ग्राफ दोनों का सेम, सो दोनों ही सारा कुछ आप देख रहे हैं, इक्वेशन भी दोनों की एक जैसी ही आती है, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है। लेकिन हम एक अजीब चीज ये देखते हैं कि दोनों की कला एक जैसी नहीं रहती, दोनों एक सेम फेस पे नहीं चलते सर्किट में। जैसे अगर विद्युत वाहक बल सेम फेस पे न चलने का मतलब क्या है, हम क्या सोचते हैं कि जब सब कुछ एक जैसा है तो जब ईएमएफ मैक्सिमम हो तो करंट को भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। जब ईएमएफ 0 हो तो करंट भी कैसी हो जाए, 0। जब ईएमएफ माइनस ई नॉट हो तो करंट भी कैसी हो जाए, माइनस आई नॉट। जब ईएमएफ 0 हो तो करंट भी 0 हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि विद्युत वाहक बल और धारा दोनों समान कला में हैं, सेम फेज पे हैं। कुछ मेरी बात समझ में आई कि जिस वक्त विद्युत वाहक बल प्लस ई नॉट हुआ, पहले विद्युत वाहक बल 0, करंट भी 0। ईएमएफ हो गया प्लस ई नॉट, करंट भी हो जाए प्लस आई नॉट। विद्युत वाहक बल 0, करंट भी 0। विद्युत वाहक बल माइनस ई नॉट, करंट भी माइनस आई नॉट। विद्युत वाहक बल 0, करंट भी 0। अगर ऐसा हो रहा है, सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमम, सेम टाइम पर दोनों 0, सेम टाइम पर दोनों दूसरी दिशा में मैक्सिमम, फिर सेम टाइम पर दोनों 0, तो हम बोलेंगे कि दोनों समान कला में हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में दोनों ऐसे नहीं चलते, दोनों एक जैसे नहीं चलते। जब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम होता है उस समय करंट मैक्सिमम नहीं होती, ऐसा हो सकता है। जब विद्युत वाहक बल 0 होता है तो उस समय करंट 0 नहीं होती। जैसे हम एक सर्किट में हमने क्या किया, एक सर्किट में हमने रेसिस्टेंस भी लगाया, हमने कैपेसिटर भी लगाया, हमने इंडक्टर भी लगाया। आपको याद होगा हमारे विद्युत परिपथ के यही 3 एलिमेंट होते हैं, हमने आपको बताया हुआ है। इस पर हमने सप्लाई कर दी, एसी सप्लाई कर दी। देखो ये एसी सोर्स का सिंबल है बेटा। क्या आपको याद है डीसी का सिंबल कैसा बनाते थे आप? ये किसका सिंबल होता है? डीसी सोर्स का सिंबल होता है। ये एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, क्योंकि इसमें डिफिनिट रहता है, निश्चित रहता है कि जितनी देर डीसी सप्लाई होगी उतनी देर ये टर्मिनल प्लस और ये माइनस रहेगा ही। लेकिन एसी सोर्स का सिंबल हम ये बनाते हैं। एसी सोर्स की ये ऐसा ग्राफ आता है ना, हमने ये ग्राफ ही बना दिया यहाँ, और इसी को हम एसी सोर्स का सिंबल बना देते हैं। तो डीसी सोर्स का सिंबल ये है, एसी सोर्स का सिंबल ये है। और इसमें निश्चित नहीं रहता, एक बार ये प्लस तो ये माइनस, फिर अगले ही पल ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसकी पोलरिटी लगातार चेंज होती रहती है, इसलिए हम उसमें ये सिंबल नहीं देते, हम ऐसा सिंबल देते हैं कि उसकी पोलरिटी लगातार क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो उसका वेव फॉर्म ही यहां बना देते हैं सीधे। अब हमने क्या किया, इसके साथ यहां पर हमने एक एमीटर लगाया जो कि हमको करंट दिखाएगा, और इसके साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमको क्या दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा। इन सब के साथ एक एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, सबके साथ एक एक वोल्ट मीटर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब हम दोनों को एसी सप्लाई, हम सप्लाई देते हैं एसी की, तो करंट कैसी आती है, एसी।
इसको भी करंट का यही वाला नेचर मिलता है। यहां जो वोल्टेज जा रहे हैं इन वोल्टेजेस को भी तो यही वाला नेचर मिल रहा है, इनको कौन सा डीसी मिलेगा? तो करंट भी कौन सी है? ये वाली। वोल्टेज भी कौन सा है? ये वाला। लेकिन हम जब दोनों को गौर करते हैं तो हम गौर क्या करते हैं, हमने देखा कि इसका वोल्टेज मैक्सिमम हुआ लेकिन उस टाइम पे करंट मैक्सिमम नहीं हुई। जैसे इसको 0 से और 10 तक चेंज होना है, 0 10 0 -10 0 10 0 -10 ऐसे इसको भी 0 से 10 मिली एम्पियर तक चेंज होना है, 0 10 0 -10 0 10 0 -10 इस तरह से। अब हम क्या देखते हैं, ये तो 10 हो गया लेकिन ये अभी भी 10 नहीं हुआ, ये अभी भी 0 पे पड़ा हुआ है। कुछ मेरी बात समझ आई आपको? विद्युत वाहक बल का क्या हुआ? E और I। विद्युत वाहक बल हो गया 10, करंट अभी भी कहां पर है? 0 पर। तो विद्युत वाहक बल मैक्सिमम हुआ, करंट मैक्सिमम नहीं हुई उस समय पर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, यहां पर आप E कर लो, यहां I कर लो, ऐसे। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, करंट किसकी वजह से पैदा होती है सर्किट में? विद्युत वाहक बल की वजह से। तो इसने देखा कि विद्युत वाहक बल तो 10 है, अब हम 0 पे पड़े हैं, तो अब ये क्या होना चाहती है? ये भी 10 होने के लिए चली, लेकिन जब तक ये 10 होने के लिए चली तब तक ये 0 हो गया। इसने इसको 10 होने का वेट क्यों नहीं किया कि चलो अच्छा तुम भी 10 हो जाओ तब तक हम तुम्हारा वेट करेंगे? ये वेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका नेचर है और आपने लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का परिमाण लगातार बदलता है, वो किसी का वेट नहीं कर सकता। उसका नेचर है बदलने का, तो वो इंतजार नहीं कर सकता किसी का। आपने परिमाण में लिखा है ना, उसके परिमाण लगातार बदलता है, दिशा आवर्त रूप से बदलती है, तो वो कैसे किसी का वेट कर सकता है? उसका तो नेचर है बदलने का, तो वो बदलेगा। अब करंट ने देखा कि हम तो 10 एम्पियर हो गए, लेकिन जिसने हमको बनाया वो कितना हो गया? तो अब ये क्या होना चाहती है? ये भी 0 होने चली, लेकिन जब तक ये 0 पहुंचती तब तक ये -10 हो चुका, क्योंकि ये रुक नहीं सकता, किसी का वेट नहीं कर सकता। इसके बाद इसने देखा कि ये -10 हो गया, तो ये भी क्या होना चाहती है, लेकिन उसके बाद ये कैसा हो गया? 0। तो हम क्या देखते हैं कि विद्युत वाहक बल मैक्सिमम है, करंट अभी भी 0 पे ही पड़ी हुई है। अब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम, करंट 0 पे पड़ी है। अब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम के बाद क्या होना चाहता है? मैक्सिमम के बाद क्या होना चाहता है? 0। तो ये 0 हुआ, लेकिन करंट क्या हो गई अब? तो जब विद्युत वाहक बल 0 हुआ तब करंट मैक्सिमम पर पहुंचे। फिर विद्युत वाहक बल का क्या होगा? -E0, लेकिन करंट अब क्या हो गई? 0। तो ये हमेशा एक साथ नहीं चलते दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ग्राफ में दर्शा सकते हैं। कैसे? जब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम है तो करंट उस समय कैसी थी? 0। और जब विद्युत वाहक बल 0 है तब करंट उस समय कैसी थी? +I0। जब विद्युत वाहक बल -E0 है तो करंट 0, और जब विद्युत वाहक बल 0 है तो करंट मैक्सिमम। इसको हम ऐसे ग्राफ में शो कर सकते हैं, इस तरह से। अब आप देखें, जब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम है तो करंट कैसी है? 0। ये वाला ग्राफ हमने E के लिए बनाया और ये वाला ग्राफ हमने I के लिए बनाया। और जब करंट मैक्सिमम हुई तो EMF का क्या हो गया? 0। जब EMF मैक्सिमम हुआ तो उस समय करंट कैसी है? अब टाइम t पर देखिए, विद्युत वाहक बल के बारे में बताओ टाइम t पर? 0। लेकिन करंट के बारे में अगर बात करें तो करंट तो -E0 है ना। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें? विद्युत वाहक बल और करंट दोनों में इतना अंतर आ गया कि नहीं आ गया? और इसी को तो हम बोलते हैं कलांतर। इसका मतलब है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच क्या हो सकता है? कलांतर हो सकता है। दोनों एक साथ चलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है।
उनमें से कोई आगे या कोई पीछे हो सकता है। कौन आगे होगा कौन पीछे होगा हम उसको स्टडी करेंगे, तब आपको बताएंगे। लेकिन सब कुछ सेम होने के साथ दोनों की आवृत्ति भी सेम है, दोनों की इक्वेशन सेम है, सब कुछ सेम होने के बाद दोनों की कलाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये होता है और इस तरीके से ग्राफ में हम इसको शो कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखें, मैं इसको बताता हूं। जैसे ये ट्रेन का रास्ता है, इस रास्ते पर ट्रेन ऐसे चलती है। जब इस रास्ते पर ट्रेन चलती है तो ये ट्रेन ऐसे है, आप तो जानते ही हो, इधर की तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को हम शो करते हैं साउथ, ठीक है। ये ट्रेन इसमें ऐसे जा रही है। यहां ट्रेन पर कौन है? ड्राइवर, और यहां पर ट्रेन का कौन है? गार्ड। तो ट्रेन के जाने की डायरेक्शन क्या है बताएं? ट्रेन के जाने की डायरेक्शन नॉर्थ, और गार्ड अभी किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ। तो गार्ड भी किधर जाना चाहता है ट्रेन के साथ? नॉर्थ में। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, तो ट्रेन जब आगे बढ़ी तो ये ट्रेन ऐसे हो गई। अब इंजन किधर जाने लगा? वेस्ट की तरफ, और गार्ड किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो इंजन वेस्ट की तरफ, गार्ड नॉर्थ की तरफ, तो गार्ड भी किधर जाना चाहता है? नॉर्थ में। ट्रेन आगे चलती गई, ट्रेन और आगे आई, यहां पर आ गई। तो अब क्या हुआ? अब ट्रेन किस तरफ जा रही है? साउथ की तरफ। गार्ड अभी भी किस तरफ जा रहा है? तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि दोनों एक ही दिशा में चलेंगे? कभी नहीं होगा। इसके बाद फिर ये यहां पर आ जाएगा, तो ट्रेन जाएगी ईस्ट की तरफ और गार्ड अभी भी साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन गार्ड का चलना डिपेंड किस पे है? ट्रेन के इंजन पर ही डिपेंड करता है। ऐसे ही करंट का चलना डिपेंड किस पर है? ई पर ही है। लेकिन दोनों साथ साथ एक दिशा में चलें ऐसा नहीं हो पाता। तो दोनों के बीच क्या आ जाता है? फेज डिफरेंस आ जाता है, कला में अंतर आ जाता है। और आपने देखा कला का अंतर अभी, वोल्टेज यहां पर अगर मैं बात करूं, वोल्टेज की कला कितनी? 0, और यहां पर कला कितना है? π/2। तो दोनों के बीच कितने का कला में अंतर आ गया? π/2 का डिफरेंस आ गया। तो ये हो सकता है। ये एक बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन काफी अजीब, कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों की आवृत्ति सेम होती है, उसके बावजूद भी दोनों के बीच कला में क्या बना रहता है? अंतर हो सकता है, ये आपको मिल सकता है। तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं यहां पर, या आपने कलांतर हेडिंग डाली है तो नोट मत डालना, फिर आप ऐसे ही लिख लेना। हम लिखेंगे कि यद्यपि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति समान होती है, फिर भी दोनों की कलाओं में हमें अंतर मिल सकता है। फिर भी दोनों की कलाओं में अंतर हो सकता है। और कला में अंतर होने का मतलब कोई आगे चलेगा तो कोई उसके पीछे पीछे चलेगा, ये डिफरेंस कला में आ सकता है। अब बात ये आती है कि कौन आगे चलेगा
और कौन उसके पीछे चलेगा। तो हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में कुछ परिपथ ऐसे हैं जिनमें वोल्टेज आगे आगे चलता है, धारा पीछे पीछे चलती है, और कुछ परिपथ ऐसे हैं जिनमें धारा आगे आगे चलती है, वोल्टेज पीछे पीछे चलता है। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे परिपथ में जिसमें धारा और वोल्टेज आपस में समान कला में भी चलते हैं, एक मैक्सिमम तो दूसरा भी मैक्सिमम, एक जीरो दूसरा भी जीरो, ऐसे भी चलते हैं। अब कौन से परिपथ में कैसा कंडीशन होती है, वो कंडीशन अब हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे। क्या ये कुछ बातें आपको समझ में आई इसमें से? तो ये प्रत्यावर्ती धारा के बारे में एक बड़ी पेक्यूलियर चीज हमको मिलती है कि सभी सर्किट्स में ऐसा नहीं हो सकता कि वो साथ साथ चलें, कोई आगे और कोई पीछे हो सकता है। अब किस सर्किट में कौन आगे और कौन पीछे रहेगा, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।